अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का 8th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है आरएलसी पैरेलल सर्किट और इसमें हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट भी देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन कॉन्सेप्ट्स को देखना है। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे आरएलसी पैरेलल सर्किट, इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद इसका रिस्पांस देखेंगे एट लो फ्रीक्वेंसी। फिर इसका रिस्पांस हमने चेक करना है जी एट हाई फ्रीक्वेंसी। फिर आरएलसी पैरेलल सर्किट का रिस्पांस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डेरिवेशन हम करेंगे। फिर फेज़र और इम्पीडेंस डायग्राम हमने बनानी है और लास्ट में हमने रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज़ को देखना है। आरएलसी पैरेलल सर्किट, अब देखें इसमें हमारे पास क्या होगा। अब इसमें हमने वही तीन कंपोनेंट्स रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और पैरेलल में हमें पता है कि क्या होगा, वोल्टेज तीनों के क्रॉस सेम होगा, पैरेलल है जी। लेकिन ब्रांच वोल्टेज की अगर बात करें तो करंट जो है वो तीनों में चेंज करंट होगा, करंट तीनों में सेम नहीं होगा, करंट तीनों में डिफरेंट होगा। हमें पता है जी पैरेलल में करंट जो है वो डिवाइड होता है। और फिर कुछ चीज़ें हमारी पुरानी ही चलेंगी, इसमें दो तीन चीज़ें हट के आएंगी। और दूसरी चीज़ इसमें यह भी आपको मैं बता दूं कि जिस तरह हमारे पास हमने देखा था जी एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर, फिर हमने आरसी सीरीज सर्किट को देखा, आरएल पैरेलल सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट को देखा। तो जिस तरह इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करते हैं, इसी तरह सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट का रिस्पांस और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का रिस्पांस भी एक दूसरे के ऑपोजिट ही चलता है। कुछ चीज़ें कॉमन है लेकिन ओवरऑल अगर हम रिस्पांस की बात करेंगे तो इसका दोनों का रिस्पांस एक दूसरे के ऑपोजिट ही होगा। कुछ चीज़ें कॉमन इस तरह होंगी क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट ही बिहेव करेंगे और ऑपोजिट बिहेव करने की वजह से इनकी जो रिएक्टेंस होगी, जैसा कि कैपेसिटर की रिएक्टेंस है एक्स इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी और इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो एक्स एल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट ही चलेंगी। जब हम अपने अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, अपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, तो इन दोनों का बिहेवियर भी चेंज होगा। और एक बात फिर हमने याद रखनी है वो ये कि रजिस्टर को फ्रीक्वेंसी के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी इसका लो फ्रीक्वेंसी पर रिस्पांस। तो लो फ्रीक्वेंसी पर रिस्पांस वही रहेगा जी, क्या होना है जी, कैपेसिटर ने डोमिनेट करना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम करने से कैपेसिटर की रिएक्टेंस इंक्रीज़ कर जाती है और इंडक्टर की रिएक्टेंस कम हो जाती है। तो हमारा जो सर्किट होगा वो बिहेव करेगा लाइक आर सी सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर ने डोमिनेट करना है तो सर्किट का बिहेवियर होगा आर सी सर्किट। एक्स सी विल बी ग्रेटर देन एक्स एल और नेट जो रिएक्टेंस होगी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल। अगर हम इम्पीडेंस डायग्राम या रिएक्टेंस डायग्राम ड्रा करेंगे तो एक्स सी वेक्टर की जो लेंथ होगी ये एक्स एल वेक्टर से ज़्यादा आएगी और सर्किट की जो ओवरऑल इम्पीडेंस आएगी ये हमारे पास इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो रोल होगा वो ज़्यादा होगा। और सिमिलरली इसका हाई फ्रीक्वेंसी पर रिस्पांस उसी की तरह ही चलेगा। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा जी, इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेट करेगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि ऑपोजिट चलते हैं और फ्रीक्वेंसी के साथ इंडक्टर की रिएक्टेंस का डायरेक्ट है जी रिलेशन और कैपेसिटर का ऑपोजिट है। तो उस वजह से हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर डोमिनेट करेगा और हमारा सर्किट बिहेव करेगा आरएल सर्किट। नेट जो हमारे पास रिएक्टेंस होगी, रिएक्टेंस एक्स एल विल बी ग्रेटर देन एक्स सी और एक्स जो नेट रिएक्टेंस है दिस विल इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी। और अगर हम इसकी इम्पीडेंस डायग्राम या रिएक्टेंस डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें एक्स एल वेक्टर की जो लेंथ होगी ये एक्स सी वेक्टर से ज़्यादा आएगी क्योंकि हमारे सर्किट ने बिहेव करना है जस्ट लाइक आरएल सर्किट। अब इन दोनों के इन बिटवीन लाजमी कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। जितना इंडक्टिव रिएक्टेंस जितने ओम होगी उतने ओम ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी और ये एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं तो इस फ्रीक्वेंसी पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे।
इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे ये हमारे पास है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और हमारा जो सर्किट का बिहेवियर होगा ये रेजिस्टिव बिहेवियर ही होगा, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पे एक्स सी और एक्स एल एक दूसरे के इक्वल आएंगे। रिएक्टेंस या एम्पीडेंस डायग्राम की बात करें तो इसमें एक्स एल और एक्स सी ये दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम आएगी और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो वही सारी डेरिवेशन जो हमने सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट में की थी, तो ये वही सारी डेरिवेशन रिपीट हो जाएगी। एक्स एल एक्स सी के इक्वल आएगा, ओमेगा आर एल इक्वल्स टू 1 ओमेगा आर सी, ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एल सी, ओमेगा आर इक्वल्स टू 1 एल सी स्क्वायर रूट। ओमेगा हमें पता है जी 2 पाई एफ के इक्वल है, और यहाँ से एफ आर विल बी इक्वल टू 1/2 पाई एल सी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला एग्जैक्टली वही आएगा। अब देखिए यहाँ तक जब हम पहुँचे तो आपके माइंड में कुछ सवालात अभी तक आ रहे होंगे। ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी, क्योंकि अगर आप ये तीनों कंपोनेंट्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, ये तीनों कंपोनेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो सेम आ रही है जी, और दोनों का बिहेवियर भी उसी तरह चल रहा है कि जब लो फ्रीक्वेंसी होती है तब कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है, जब हाई फ्रीक्वेंसी हो रही है तब इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है। और रेजोनेंस जो प्रोड्यूस होना है, रेजोनेंस किस फ्रीक्वेंसी पे प्रोड्यूस होना है, और ये फ्रीक्वेंसी भी सेम आ रही है, तो फ़र्क किस चीज़ का पड़ रहा है। हाँ जी, ये फ़र्क अब आगे आ रहा है जी। फ़र्क किस चीज़ का पड़ेगा, ये जब हम प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे तब आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। खैर फेज़र डायग्राम की बात करें तो वो ही ये भी चीज़ें कुछ सेम ही चलेंगी, क्योंकि रेजिस्टिव बिहेवियर है, जिस वजह से फेज़र डायग्राम की बात करें आई और वी वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। इन फेज़ है, फेज़ डिफरेंस 0 है। ग्राफिकल डायग्राम की बात करें वी और आई एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं जी। इम्पीडेंस डायग्राम की बात करें तो जी इक्वल्स टू आर एक वेक्टर ही आएगा। यहाँ तक सब चीज़ें सेम है, तो फ़र्क कहाँ आ रहा है जी। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल्स टू 1/2 पाई एल सी स्क्वायर रूट जी। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज़ मैक्सिमम एंड इज़ रेजिस्टिव। यहाँ पे पहला डिफरेंस आ चुका है जी कि इम्पीडेंस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होगी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि इम्पीडेंस तो जी इक्वल्स टू आर ही है, कि जब कैपेसिटर और इंडक्टर ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है तो वहाँ पे हम कह रहे थे कि इम्पीडेंस मिनिमम है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इम्पीडेंस मैक्सिमम है। एक चीज़ का ख्याल रहे, अगर आप इसको ज़रा सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम में देखें तो डीसी सोर्सेज में आपने रेजिस्टेंस का सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन देखा था, तो आपको याद होगा सीरीज़ कम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस ऐड अप होती हैं और पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होती हैं वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कम करती हैं। पैरेलल कम्बिनेशन में जो ओवरऑल हमारे पास इक्वलेंट आती है उसका आंसर पहले से कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि पैरेलल में एक्स एल एक्स सी और आर ये इसका आंसर कम आ रहा होगा, और जब इसमें से एक्स सी और एक्स एल निकल जाएंगे तब हमारे पास आंसर सिर्फ आर रह जाएगा, और ये आर ज़्यादा आंसर आएगा, क्योंकि पैरेलल में जितनी वैल्यूज़ कनेक्ट होती जाएंगी आंसर उतना कम होता जाएगा। तो अब जब एक्स एल और एक्स सी के फैक्टर्स निकल जाएंगे तो इससे क्या होगा जी, इम्पीडेंस वाला फैक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये आर की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम इम्पीडेंस को शो करेगी। इसका मतलब है कि अगर एक्स सी या एक्स एल इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट भी उसका अगर इफ़ेक्ट आ रहा हो या दोनों का इफ़ेक्ट आ रहा हो तो हमारे इम्पीडेंस जो होगी वो कम की तरफ जा रही होगी, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन है, पैरेलल कम्बिनेशन में आंसर कम की तरफ जाना है। जब ये दोनों ही निकल गए तो अब जो आर की वैल्यू होगी ये मैक्सिमम आएगी, तो इम्पीडेंस जो होगी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होगी। वोल्टेज और करंट इन फेज होंगे, जिसकी वजह से हमारा जो पावर फैक्टर होगा ये 1 के इक्वल होगा। और देखें अब इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं जी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस मैक्सिमम है, इस वजह से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो सर्किट का करंट होगा ये मिनिमम करंट होगा। और दूसरी यहाँ पे ब्रांच करंट्स की हम बात करेंगे कि जो IC और IL इंडक्टर और कैपेसिटर के जो ब्रांच करंट्स होंगे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सोर्स करंट से मच लार्जर होंगे। वहाँ पे हमने
वोल्टेज ड्रॉप्स की बात की थी, क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है। वीसी और वीएल की बात की थी कि वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा होंगे। यहाँ पे हम ब्रांच करंट्स की बात कर रहे हैं कि आईसी और आईएल जो ब्रांच करंट्स होंगे ये सोर्स करंट से ज़्यादा आएंगे। डायग्राम्स की बात करेंगे तो एक डायग्राम वही हमारे पास आ रही है जी, कैपेसिटर की रिएक्टेंस और इंडक्टर की रिएक्टेंस ये एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही हैं, और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ये हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है। और दूसरा है जी करंट के लिए डायग्राम। तो करंट के लिए डायग्राम आपके सामने है जी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मिनिमम है, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम है। इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होने की वजह से करंट की वैल्यू मिनिमम है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो तो करंट की वैल्यू इन दोनों केसेस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही होगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट की वैल्यू है ये मिनिमम आनी है। तो इस वजह से इस सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि ये करंट की वैल्यू की अगर आप बात करें तो ये सिग्नल्स को रिजेक्ट कर देता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पैरेलल कम्बिनेशन में पैरेलल रेजोनेंस जो हमारे पास सर्किट है इस पे करंट की वैल्यू मिनिमम आती, इसलिए हम रिजेक्टर सर्किट भी इसे बोलते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, क्योंकि ये सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के ही तकरीबन पैरेलल चला है, वही कॉन्सेप्ट्स हमने रिवाइज किए हैं यहाँ पे। तो खैर इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।